Class we discussed about types of forest, how forests are useful to us, what are the remedies to conserve forest. So in today's session we are going to continue the same chapter with a new topic with a new headline, that is wildlife diversity. तो चलो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, यानी जंगली जानवरों में क्या क्या हमें भिन्नताएं नजर आती हैं, टाइप्स नजर आते हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. There is a large diversity in climate and physiography in India. Due to the geographical diversity, a large variation is seen among the insects, birds, animals and vegetation. हम जानते हैं हमारे देश में क्लाइमेट हो या फिजियोग्राफी हो, काफ़ी ज़्यादा उसमें वैरायटी देखने को मिलती है, क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से हमारे देश में देखने को पाई जा रही है. तो यहाँ पे जीवों में देखने जाए तो कीड़े मकोड़े हो गए, पक्षी जानवर हो गए, या जो वेजिटेशंस हैं, जो हरियाली है, उसमें भी हमें बहुत वैरायटी देखने को मिलती है. देयर आर अबाउट 50 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स इन द वर्ल्ड. आउट ऑफ दीज 81,251 स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया. अंदाजन 15 लाख तरीके की जो वेराइटीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स जो है पूरे विश्व में पाए जाते हैं, जिनमें से 81,251 तरीके के जो वेराइटीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं वो सिर्फ हमारे देश में ही देखने को मिलते हैं. India stands 12th in the world in terms of biodiversity. Animals from Asia, Europe and Africa are seen in India. African zarak, European wolf, wild goats and Kashmiri deer, elephants and gibbons from Southeast Asia, etc. are found here. The biodiversity of India includes black bear, one-horned rhino, deer, different types of snakes, peacock, ghorad, hawk, kingfisher, flamingo, etc. The snow leopard in Himalayas and the red panda found at the same altitude are distinguished animals here. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमारा देश जो है वो 12वें स्थान पर है. किस टर्म पे? बायोडाइवर्सिटीज. बायोडाइवर्सिटीज मीन्स इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वेराइटीज. यहाँ पे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बहुत से जानवर इंडिया में देखने को मिलते हैं. अफ्रीकन जैखरा की बात करें, यूरोपियन वुल्फ हो गया, वाइल्ड गोट्स हो गए, या कश्मीरी हिरण हो गया, हाथी हैं, गिब्बन्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया से मिलते हैं, वो सब भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे. बायोडाइवर्सिटीज में हम और देख सकते हैं काला हिरण, एक सींग वाला राइनो, डियर, हर तरीके के सांप, मोर, घोरद, हॉक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं. इसके अलावा हिमालय में पाया जाने वाला स्नो लेपर्ड और रेड पांडा जो है वो एक ही तरीके की एरिया में रहते हुए आपको नजर आएंगे. Currently, India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural abodes. फिलहाल अगर देखने जाए तो इंडिया, भारत हमारा इकलौता ऐसा देश है जहां पर शेर और सिंह जो है, लायन एंड टाइगर जो है, वो अपने एरिया में बड़े ही फ्रैंक वे में घूमते हुए नजर आएंगे. ऐसा किसी और देश में होता नहीं है. During winter, migratory birds from distant places throng into the watershed area of Koila Dev National Park, Bharatpur and Nal Sarovar in Gujarat to spend winter. आज की डेट में अगर हम देखने जाएं तो जब भी ठंड की सीजन आती है, दूसरी जगह से उड़ करके आने वाले जो पक्षी हैं, जो काफी लंबा समय तय करके आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं. कहाँ कोयला देव नेशनल पार्क आ गया वहां पर, जहाँ पे पानी की पूरी सुविधाएं होती हैं. भरतपुर जो राजस्थान में आया हुआ है, और गुजरात का नल सरोवर जो है वहां पर वो विंटर सीजन को स्पेंड करने आते हैं. सी टर्टल्स कम टू ले एग्स अलोंग द सैंडी कोट्स ऑफ ओडिशा. इंडियन पाइथन, वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द सदर्न रेन फॉरेस्ट. बोलो. समुद्री टर्टल्स जो हैं वो यहाँ पर अंडे देने आते हैं रेतीली नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, जो कि ओडिशा में पाया जाता है. इंडियन पाइथन जो हो गया, और भी तरीके के जो स्नेक्स हैं या किंग कोबरा जो हैं वो सदर्न रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे. अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन. कैसे ये जो जंगली जानवर हैं इनका ऑलमोस्ट अब अंत आ गया है, ये डेंजर जोन में आ गए हैं. Today, many wild animals in the world are on the verge of extinction. Tigers were found throughout India during last century. Tigers were seen in the forest of either Ambaji and Danta. Today, tigers are totally extinct from Gujarat forest areas. Cheetah is also becoming extinct from Indian forest. Many birds and species which were very easily seen in Indian forest are now hardly seen. आज की डेट में देखने जाए तो जंगली जानवरों का पूरे विश्व में से ऑलमोस्ट खात्मा ही होता चला जा रहा है, वो खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं.
टाइगर्स जो इंडिया में पिछले सदी तक हर जगह पाए देखने को मिलते थे, अब सिर्फ ईदर अंबाजी और दांता नाम के जो जंगल है वहां पर ही देखने को मिलेंगे। टाइगर्स जो कि गुजरात के हर फॉरेस्ट में पाए जाते थे, लगभग गुजरात के हर जंगलों से उनका सफाया ही हो चुका है। चीता भी कहीं ना कहीं अब खात्मे की तरफ बढ़ रहा है भारतीय जंगलों से। बहुत तरीके के जो बर्ड्स की वेराइटीज थी जो सिर्फ इंडिया में आसानी से देखने को मिलती थी, अब वो बहुत ही रेयर देखने को पाई जाती हैं। Some of them, like vulture, duck with pink throat, cranes and owls, are on the verge of extinction. Chilotro bird, once widespread in Arunachal of northeast, is not seen so easily. There is a danger of survival to the alligators of the fresh waters of river and Ganga river dolphin. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, चिड़ियों के बारे में देखने जाए तो वल्चर हो गया, ऐसा बतख जिसकी पिंक कलर का थ्रोट होता था, गला होता था, क्रेन्स हो गए या आउल्स हो गए, वो तो खात्मे की तरफ बढ़ चुके हैं, उनका ऑलमोस्ट निशान ही मिट चुका है। चिलोत्रो बर्ड जो अक्सर देखा जाता था अरुणाचल प्रदेश में और पूरे इंडिया में, अब अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही रेयरली आपको इक्का दुक्का नजर आएगा। इतना ही नहीं, जो एलिगेटर्स हैं, जो फ्रेश वाटर्स में रहने वाले मगरमच्छ थे, वो भी अब डेंजर जोन में आ गए हैं। रिवर गंगा नदी के किनारे हो गया या फिर गंगा नदी में रहने वाली जो डॉल्फिन्स थी वो भी खात्मे की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। वाटर फाउल यानी जल बिलाड़ी वंस फाउंड फ्रीक्वेंटली इन नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। अ टाइम हैज कम फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। सी टर्टल्स जो काफी ज्यादा नंबरों में देखने को मिलते थे समुद्री किनारा हो गया उड़ीसा के या गुजरात में, वो अब कंटिन्यू डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, यानी उनका खात्मा डे बाय डे कम होता चला जा रहा है, उनके नंबर्स कम होते चले जा रहे हैं। जल बिलाड़ी जिसे वाटरफाउल कहा जाता है, जो काफी ज्यादा नंबरों में नर्मदा, तापी और माही और साबरमती नदी में देखी जाती थी गुजरात में, वो भी खत्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब वो समय आ गया है जब हमें इनके बारे में काफी गंभीर होकर के सोचना पड़ेगा। ये तो हमने देखा कि क्या क्या एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो हमारे देश में खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इन जंगली जानवरों का विनाश हो रहा है, यानी रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस इन ग्रासलैंड्स एंड इन वाटरशेड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज पुट इन डेंजर। हम जानते हैं इंसान अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएगा। ऐसी एरिया जो घास वाली एरिया मानी जाती है, जहां पर हर तरीके के जानवर रहना पसंद करते हैं, बर्ड्स भी रहना पसंद करते हैं, इंसान वहां पे घुसता चला गया, यानी अपना एरिया वहां पे बनाता चला गया। वाटरशेड एरिया जो हो गई, जहां से पानी की नदियां निकलती हैं, उस जगह की बात करें जो जंगलों से होती हुई जाती है, या जो भी ऐसी एरिया जहां पर वाइल्ड एनिमल्स रहते थे, उनका रहवास हुआ करता था, वहां पर इंसानों के इंटरफेरेंस ने कहीं ना कहीं उनको खतरे में डाल दिया है। Destruction of forest is the main reason responsible for natural imbalance. Its final impact is the reduction of the number of the wild animals. जंगलों का विनाश ही एक लौता ऐसा रीजन है जिसकी वजह से नेचर में ये इस तरीके का मिसबैलेंस आपको देखने को मिल रहा है, और इसका फाइनल असर हम जानते ही हैं कि इसकी वजह से जितने भी जंगली जानवर हैं उनका खात्मा होता चला जा रहा है। हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स और नेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। शौक के लिए किए जाने वाले शिकार, या फिर उनके बाल हो गए, उनकी चमड़ी हो गई, हड्डी हो गई, उनके सींग हो गए या उनके नाखून हो गए, उनकी लालच में जो शिकार किया जाता है वो भी एक रीजन माना जाता है। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो, ये अपने आप को बहुत 30 मार खान समझते हैं, जबकि जानते हैं कि अगर हाथी को एक बार फ्रीली छोड़ दिया जाए तो इन सब लोगों की मौत पर आ जाए, लेकिन नहीं, इंसान कभी भी अपने इंटरफेरेंस से बाज नहीं आएगा। The over-exploitation of forests are made by man for his greedy motives such as roads, multi-purpose projects, mining minerals, expansion of new settlements or cities, etc. displace the wild animals. हम जानते हैं कि शोषण किया जा रहा है, ओवर यूज किया जा रहा है जंगलों का, किस तरीके से इंसान अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी लालच को कंट्रोल में नहीं कर पाता। जैसे रास्ता बनाना हो गया, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाना हो गया, माइनिंग्स करना हो गया, मिनरल्स की शोध करने के लिए जो खाने खोदी जाती हैं, फिर नए सिटीज़ को बनाना, इंसानों के रहने के लिए जगह ढूंढना, इन सभी की वजह से कहीं ना कहीं जंगली जानवर जो हैं वो अपने आवाज़ से भटकने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। Forest land have become encroached for grass, fuel or for grazing. The forest fire engulfs many species. When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. जंगलों की जो जमीन थी उसको कटाई की जा रही है, उस पर
फ्यूल को ऑब्टेन करने के लिए, या फिर जो चारा होता था वो उन सभी को काट लिया जाता है। इतना ही नहीं, जब ये जंगलों में आग फैलती है तो बहुत तरीके की स्पीशीज जो हैं वो वहाँ पे फंस जाती हैं, जंगल की आग उनको जला ले जाती है। उस समय में जब नए बच्चे आने वाले होते हैं या चिड़िया अंडा देने वाली होती है तो कहीं ना कहीं ये सारे नेगेटिव असर देखने को मिलते हैं जंगली जानवर के ऊपर। Due to the loss of their natural habitats, many animals without any abode come into conflict with man and sometimes even lost their lives. क्योंकि उनसे उनका रहने की जगह छीन ली जाती है तो वो अर्बन एरिया की तरफ भागते हैं, इंसानों के रहवास की तरफ जंगली जानवर भागते हैं, और जब उनका सामना इंसानों से होता है तो इंसान अपनी जान बचाने के लिए उनको मारने से बाज नहीं आता। Hunting to procure biomedicines or thinking which make perfume also bring the species on the verge of extinctions. शिकार करना बायोमेडिसिन्स बनाने के लिए या फिर उनसे बनाए जाने वाले जो इतर परफ्यूम्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके के जानवरों के खात्मे का एक रीजन माना जाता है। दिस इज द पिक ऑफ रेड पैंडा जो हिमालय की चोटीज में देखने को मिलता था लेकिन आज रेयर ही देखने को मिलेगा। तो अब हम किन किन मेजर्स के साथ कैसे हम इनको बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। It is necessary to change our attitude and perception towards the forest. We considered it as a source of unlimited income, which is a mistake. It must be preserved. Only then the natural habitats for wild animal can be saved. कहीं ना कहीं हमारे सोच में, हमारे जंगलों को देखने की जो कंडीशन है, हमारी जो सोच है, हमारी जो लालच है, उसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। हम इनको क्या समझते हैं, इनकम कैसा, जो अनलिमिटेड इनकम है, जो कि गलती है। हमें इन्हें बचाना चाहिए, तभी इनके जो नेचुरल रहवास है वो रह पाएंगे और जानवर बच पाएंगे। Maintain the balance of number between the herbivorous and the carnivorous in the forest. For these steps, like maintaining the water sources in the forest and restriction on overgrazing of domestic animals, should be taken. हमें कहीं ना कहीं बैलेंस भी बना करके रखना है, किसका, हर्बीवोरस एनिमल्स का और कार्निवोरस एनिमल्स का जो जंगलों में रहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी के स्रोतों को बचाना चाहिए जो जंगल में पाए जाते हैं, और लिमिट लानी चाहिए उन जानवरों पे, डोमेस्टिक एनिमल्स पे जो जंगलों में चराने के लिए ले जाए जाते हैं इंसानों के द्वारा। There should be strict laws to ban hunting. Those laws should be implemented very harshly. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in forest area and a fine should be imposed. सीधे सीधे कड़े कानून को लाना बहुत ज़रूरी है। हंटिंग, शिकार पे बैन लग जाना चाहिए, और ऐसे लोग जो इनके कानून को तोड़ते हैं उनके खिलाफ कड़े कदम भी उठाने चाहिए। पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए उन लोगों के लिए भी जो इलीगल वे से कोयले की खान के लिए या मिनरल्स की खान के लिए जंगलों में जाते हैं, उनके ऊपर फाइन भी लगाना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट्स विच वुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स ड्यूरिंग देयर प्रोक्रिएटिव पीरियड। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अहम होता जा रहा है। ऐसी सुविधाएं हमें उनको देना चाहिए जब इंसान एक नई स्पीशीज को, एक नई लिविंग थिंग्स को, लिविंग बीइंग को या उनके यंग वंस को जब वो लाने के पीरियड में होते हैं तो उनको किसी भी तरीके से हर्ट करना नहीं चाहिए। A study should be made about the likely effects of fisheries, forest gatherings or tourism in the forest and steps should be taken to accordingly. खास करके उन जगहों पे जहाँ पर मछली पालन किया जा रहा है या मछलियों को ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है, जंगलों में जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा, या एडवेंचरस एक्ट के लिए जाते हैं, इन सभी चीज़ों पे साफ साफ लगाम लगानी चाहिए और उनके लिए अच्छे कदम कानून भी बनाने चाहिए। प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। और ये चीज़ें शुरू होती हैं समाज से। समाज में इंसान रहते हैं, उनको समझाना चाहिए कि कैसे हमें इन सभी जीवों की रक्षा करनी ज़रूरी है। If the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them and his work should be given priority. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम अनएक्टिव हो चुका है तो कहीं ना कहीं हमें खुद से उन चीज़ों को बचाने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसे प्लानिस्टा गैंगेटिका के नाम से भी जाना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे ही पाई जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं ये खूबसूरत जीव भी अब खत्म होने के कगार पर आ चुका है। अब देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम मतलब जानवरों को बचाने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट ने कानून कायदे बनाए थे। Some schemes are implemented in India to protect the wildlife. Under these schemes, some projects are started for those animal species which are in danger
or which are likely to be extinct in near future. Let us know about some of these projects in brief. हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की जो सरकार है, उन्होंने कुछ संविधान, कुछ कानून कायदे लाए थे जंगली जानवरों को बचाने के लिए। इन कानूनों के तहत, इन स्कीम्स के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया उन जानवरों के लिए या उन स्पीशीज के लिए जो खतरे में हैं या खत्म होने की कगार पर हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें टाइगर प्रोजेक्ट। As per one estimate, there were more than 40,000 tigers in India in the beginning of 20th century. Due to unrestricted illegal hunting and deforestation, there was a big danger for the existence of tiger. In such circumstances, this project to save tigers was started in 1971. Under the project, a series of steps are taken to keep their natural habitat protected and to maintain ecological balance at national level. Till now, this project is implemented in about 44 regions. टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ऐसा एक अनुमान लगाया गया था कि 20वीं सदी की शुरुआत में 40,000 टाइगर्स हमारे देश में थे, लेकिन कानून कायदे की कोई वहाँ पे सिस्टम नहीं था और शिकार पे किसी तरीके की रोक नहीं थी, और कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई की वजह से आज की डेट में टाइगरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है, या हम ये कह सकते हैं कि वो ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं। ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें से सेव टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था 1971 में, जिसके तहत बहुत सारे कदम उठाए गए ताकि इनकी जो रहने की जगह है उसको बचाया जा सके, उनका बैलेंस यानी टाइगर को जिंदा रहने के लिए जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको भी वहाँ पे अवेलेबल करवाया जा सके और बैलेंस बनाया जा सके नेशनल लेवल पर। फिलहाल तक हम देखने जाएं तो 44 ऐसी जगह हैं, एरियाज हैं जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट को लागू करवाया गया है। देन कम्स लेपर्ड, सॉरी दिस आर द डिटेल्स व्हाट इज अबाउट लेपर्ड, क्या क्वालिटीज है ये चीता के बारे में। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट। This project was started in 1992. Its main objective was to provide the elephants protection in their natural habitats and to protect habitats and their migratory corridors. Today, there are about 26 protection zones for elephants in the country. After the implementation of this project, there has been an increase in the number of elephants in the forest. Besides, the project also works for maintenance of the domesticated elephants. एलिफेंट को बचाने का प्रोग्राम जो है, प्रोजेक्ट जो है 1992 में शुरू हुआ था। इसका एक ही मूलभूत उद्देश्य था कि हाथियों को बचाया जाए उनके ओरिजिनल एरिया से जहाँ पे वो रहते हैं, और उनको बचाया जाए ताकि वो आने जाने वाले लोगों से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, वो जहाँ भी माइग्रेट होना चाहते हैं वो जा सकें। आज की डेट में 26 ऐसे जोन्स जो हैं जहां पे हाथियों को बचाने का काम किया जा रहा है हमारे देश में, और इस प्रोजेक्ट को लागू करवाने के बाद हाथियों में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में उनकी बढ़ोतरी देखने को मिली है जंगलों में। इस प्रोजेक्ट में खास करके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं, खास करके हाथियों को जो पालतू हैं, उनका भी देखरेख किया जाता है। देन कम्स राइनो प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो इन इंडिया। In India, most of the rhinos are found in Assam state. These are also found in less number in Sundarban of West Bengal. According to the strategy of Rhino Vision 2020, an increase in the number of rhinos is targeted at 3000. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है एक सींग वाले गेंडे को बचाने का, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं, वो हमारे देश में शुरू इसीलिए करवाया गया था क्योंकि असम में सबसे ज्यादा राइनोस देखने को मिलते थे। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे सुंदरबन नाम की जो जगह है वेस्ट बंगाल में, उनका जो नंबर है घटने लग गया, इसीलिए एक स्ट्रैटेजी के तहत जिसको नाम दिया गया राइनो विजन 2020, उस स्ट्रैटेजी के तहत ऐसे इतने सारे कदम उठाए गए जिसकी वजह से उनका जो टारगेट है कि आने वाले सालों में हम 3000 तक राइनो को हमारे देश में पा सकें, इस तरीके के प्रोजेक्ट को शुरू करवाया गया है। देन कम्स क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट सिंपली फ्रेश वाटर लेक में पाए जाने वाले जो क्रोकोडाइल्स हैं या जो भी मगरमच्छ हैं जिनको शिकार किया जाता है, उन सभी को बचाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। This species of alligators which is found in fresh water was on the verge of extinctions in the decade of 1970. The government of India took timely steps to start this project. ये जो फ्रेश वाटर यानी पीने लायक पानी में, नदियों का पानी कैसा होता है, फ्रेश होता है, हम पी सकते हैं, राइट। तो उस तरीके की नदी में पाए जाने वाले जो मगरमच्छ हैं वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पर यानी खत्म होने की कगार पर आ गए थे 1970 के तहत। लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए और उनको प्रोटेक्ट करने का काम शुरू करवाया एलिगेटर प्रोजेक्ट के तहत। देन कम्स वल्चर प्रोजेक्ट। वल्चर इज द
cleanliness worker of the nature. It eats the meat of dead animals. There are about 9 subspecies of vulture in India. Due to the unusual decrease in its number, this project was started in 2004. Vulture हमारे देश का, या हम कह सकते हैं हम एक तरीके का स्कैवेंजर माना जाता है, जो नेचर को साफ करने का काम करता है। वो क्या करता है, मरे हुए एनिमल्स की फ्लैश को खाने का काम करता है। उसके 9 तरीके की प्रजातियां हमारे देश में देखने को मिलती हैं, लेकिन क्योंकि इनके घटाव काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए थे नंबरों में, यानी काफ़ी ज़्यादा इनके नंबर जो है वो घटने लग गए थे, 2004 में इनको बचाने का अभियान शुरू करवाया गया। अब बात कर रहे हैं लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जो है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। दिस species, which is found at an altitude of about 3000 meters in the Himalayas, lives in snow only. This project was started in 2000 with the purpose to increase the knowledge about snow leopard among the local people, so the people would be aware to protect it. ये इकलौता ऐसा जानवर है जो 30,000 मीटर की एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, एल्टीट्यूड पे हिमालय की चोटी पर ही, स्नो एरिया यानी जहाँ बर्फ ज़्यादा होती है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया था 2000 में, और इसका एक ही उद्देश्य था कि वहाँ के रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो पहचाने कि स्नो लेपर्ड की खासियत क्या है और उसको कैसे बचाया जा सकता है। Besides these, other projects which are operational including Kashmiri Hangul project, Red Panda project, Manipur Tamil project for the special species of deer found in Manipur, Ganga Dolphin project on Ganga Brahmaputra rivers etc. इन प्रोजेक्ट्स के अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हमारे देश में चालू करवाया गया और उनको मेंटेन करने का काम ही किया जा रहा है, ताकि आने वाले सालों में इनकी संख्या बनी रहे, ना कि खत्म हो जाए। तो ये हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटीज के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे एट होम, थैंक यू।